हाँ, तो कल हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल was given by which scientist? Tell me the अंकित। जल्दी से हमको बताएं इसका आंसर। आई वॉन्ट टू नो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? जल्दी से। अंकित सबका नाम है, लग रहा है ना? अंकित सबका नाम है, तो सब लोग आंसर कर रहे हैं। सिंगर और निकोलसन ने दिया था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। और मैंने बताया कल की फ्लूइडिटी जो होती है वो हमारी कौन से किसकी वजह से होती है? ड्यू टू लिपिड्स होती है, ठीक है। और वाई वी आर कॉलिंग इट एज, कल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सही से समझ में आ गया था कि नहीं? पहले तो मेरे को ये बता दो, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं समझ में आएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी। आया था कि नहीं आया? रिवीजन हुआ था? हुआ था? नहीं हुआ ना? वेरी गुड, बनाए रहो तुम लोग अपना। ये मैंने बताया था। ये क्या है? ये क्या है? हाँ, ये तुम लोग को बनाने को भी कहा था शायद मैंने कल। क्यों? कितने लोग बना के लाए हैं? जरा बता दे, हाथ खड़ा कर दे बड़ा सा। जितने लोग नहीं बना के आए हैं वो लोग ऑफिस में मिलेंगे, और जो लोग बना के आए हैं वो लोग मुझे दिखा के जाएंगे, ठीक है। और जितने लोग ने नहीं जितने लोग ने नहीं बनाया है वो कहाँ मिलेंगे मुझे? ऑफिस में मिलेंगे, ठीक है। देखो तुम लोग के चक्कर में डिलीट हो गया गुस्से में, ठीक है। सोनू बात करना बंद कर दो बेटा, ज़्यादा पढ़ रही हो। सबसे अच्छा टॉपिक है ये, और सबसे इंटरेस्टिंग। सेल से अच्छा कोई टॉपिक नहीं है, और इसके अंदर जितनी चीज़ें ये समझ ली तो समझ लो आधी कहानी पार हो गई। बताइए, अब मुझे आप लोग बताएंगे इस डायग्राम की लेबलिंग, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, और मैं जिसका नाम लूँगी वही वही बताएगा। सेल, व्हाट इज दिस? नाउ आई विल नो दैट हाउ मैनी ऑफ यू आर डूइंग द रिवीजन, ठीक है। व्हाट इज दिस? क्या है बेटा ये? सर्कल मत बोलना, सर्कल तो लग नहीं रहा, इसका मतलब रिवीजन नहीं हुआ। कितने लोगों को पता है? वो हाथ खड़ा कर लें जल्दी से। अच्छा, ये इंटीग्रल प्रोटीन है? कौन सी प्रोटीन? हाँ, ये कहीं से तुम लोग को इंटीग्रल दिख रही है? सरफेस पे पाई जाने वाली प्रोटीन्स है, अंदर है। ये अंदर है बेटा। स्ट्रक्चर बना है तो अंदर से हो। कहाँ से अंदर से है? कल वाला जो भाई, अंदर का मतलब होता है ये, यहाँ पे अंदर होता है, ये इस जगह पे अंदर का मतलब ये है। तुम लोग तो गजब कर दोगे। अंदर का मतलब ये है, ये वाला अंदर होता है। कल मैंने बताया था कि सरफेस पे जो पाई जाती है, मुझे पता था कंफ्यूजन तुम लोग को, कह रहे थे सब समझ में आ गया। भाई ये देखो, ये अंदर कहाँ है? सरफेस पे है कि नहीं? सरफेस मतलब समझते हो कि नहीं? तो ये पेरिफेरल प्रोटीन हुआ कि नहीं भैया?
है। पेरिफेरल प्रोटीन भी इसका नाम था, सरफेस पे था, बताया था कल, है। क्यों अंकित? वहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे नहीं, फिर वहाँ नीचे देखोगे, फिर बाद में समझ में नहीं आएगा, पूछेंगे तो। ये कौन सी प्रोटीन है? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सविता। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बताया था कल। आई थिंक तो मैं ये तुम लोग को पता नहीं कितनी बार बता रही हूँ। सेंगर एंड निकोलसन 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर क्या दिया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको नोट डाउन करते रहिएगा, पहले देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, वीडियो से नोट करिएगा, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, जिसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये सेंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइडिटी ड्यू टू लिपिड्स, बताया था कि नहीं बताया था? फ्लूइडिटी ड्यू टू लिपिड्स। मोज़ेक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? प्रोटीन्स इन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतनी बात बताई थी कि नहीं बताई थी? बताई थी ना? इसमें क्या नहीं समझ में आया आप लोग को? सब समझ में आ गया ना? नेक्स्ट चले। दिस इंस्यूज दैट, ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी थी। हाँ, जो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि लिपिड बाइलेयर में जो जो लिपिड्स मैं बना रही हूँ वो कौन से होते हैं? वो फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, नीट में इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आएगा, ये मान के चलो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स, और इसमें जो ये फॉस्फो ग्रुप है ये हमारा पोलर ग्रुप होता है। और यही वो जो हेड देख रहे हो ना, जब लिपिड पढ़ाऊंगी ना, अभी जब बायोमोलिक्यूल्स में लिपिड पढ़ाऊंगी तो ये देखना कि वो जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, वो जो हेड था वो फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसीलिए वो क्या करता है? वाटर से रिएक्टेबल होता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते थे? हाइड्रोफिलिक, और अंदर वाले को हाइड्रोफोबिक। ये सारी चीज़ें बता चुके थे, ये भी बता चुके थे। सेलुलर फंक्शन क्या है इनके? वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सेलुलर फंक्शन। कौन कौन से? सेल की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है ये, सेक्रीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, एंडोसाइटोसिस के लिए इम्पोर्टेंट, सेल डिवीज़न के लिए, फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर जंक्शन। सेल ग्रोथ मतलब कि भाई ये बताओ, अगर तुम्हारी स्किन हटा दें तो तुम लोग कैसे दिखोगे? स्किन ऊपर की परत अगर छिल जाती है तो कैसी दिखती है? अजीब सी, एब्सर्ड सी दिखती है कि नहीं दिखती? तो ये सोचो, जो हमारी सेल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? उसकी आउटर कवरिंग है एकदम, तो वो सबसे पहले तो सेल ग्रोथ में इम्पोर्टेंस प्ले कर रही होगी। क्लियर है इतनी बात? सेक्रीशन मतलब कि कोई भी चीज़ हो रही होगी, मतलब सेल के अंदर कोई भी चीज़ है जो काम की नहीं है तो उसने क्या किया? वेसाइकल बना के, जब अभी आगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, तो वेसाइकल बना के यहाँ से ही तो सेक्रीट करेगी, बाहर फेंक देगी, ठीक है। या फिर एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? अभी आगे बताएंगे ये सारी चीज़ें। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई वेसाइकल यहाँ पे आई, फ्यूज़ हुई, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस, ठीक है। फ्यूज़ होने के बाद ये क्या होती है? वेसाइकल अंदर आ गई, ठीक, इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। सेल डिवीज़न, भाई जाहिर सी बात है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल के पास, तो सेल डिवीज़न तो सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो तो हो गई, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर जंक्शन। सेलुलर जंक्शन मतलब क्या कह रहे हो? हर सेल का हर सेल से क्या होगा? इंटरेक्शन होगा, ठीक।
तो इंटरेक्शन, अब कोई भी चीज़ होगी, सबसे पहले अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ डैमेज होता है हमें, तो वो स्किन पे डैमेज होगा, राइट है, होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, हमारे सेल की आउटर कवरिंग है कि नहीं। तो जब सेल से सेल का इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन रोल प्लेयर कौन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेलुलर जंक्शन, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, विच काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, अब तो हो ही गया है। मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें किसी भी एनर्जी की ज़रूरत ना पड़े उसको हम पैसिव कहते हैं, और ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब तुम लोग स्टेयर्स चढ़ते हो, ठीक है, चढ़ते हो स्टेयर्स, चढ़ के मान लो तुम यहाँ पे कोचिंग से ऊपर आए, तो एनर्जी की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है, होती है। तो वो एक क्या हो गया हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जब नीचे उतर रहे हो तो क्या उतनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, नहीं होती है, वो क्या हो गया हमारा पैसिव। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट, ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो ऐसे ही हो जाती है, उसको हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है। ये मैं बोल क्यों रही हूँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट की कहानी मैंने तुम लोग को बता दी। अनहिता, गोविंद, विकास, क्लास में विकास नहीं आए हैं आज, बताइए बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को। रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। विकास, अनहिता, गोविंद। मैं इसको इसलिए बता रही थी क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लो, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स बहुत ही ईजिली क्या होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैसे आ जाएंगे, जैसे सीधे यहाँ से यहाँ आ गए, तो इसको हमने क्या बोला, पैसिव ट्रांसपोर्ट। किसी एनर्जी की ज़रूरत हुई यहाँ पे, बहुत जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो गए। लेकिन हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है, क्योंकि वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, इसका मतलब कोई भी चीज़ जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू आएगा वो यहाँ से क्या लेगा, एनर्जी लेगा, तब आ पाएगा। एटीपी के फॉर्म में वो क्या लेगा, एनर्जी को खर्चा करेगा, तब उसको अंदर आने की इजाज़त मिलेगी। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात। दिस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड दिस इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हमें, वहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत हो रही थी, यहाँ पे हमें किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है सेल। One of the most important function of the plasma membrane is the transport of the molecules into and out of the cells। मतलब क्या कह रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब कि अगर हमारे घर में गेट नहीं लगा होगा तो कोई भी आ जाएगा ना, कोई भी आ जाएगा। तो गेट इसीलिए लगा हुआ है कि कोई आएगा तो हम जाके चेक करेंगे कि आप हमारे घर में आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो चेक करती है कि ये मॉलिक्यूल अंदर आने लायक है कि नहीं है।
वो जिसको चाहेगी उसी को इजाज़त देगी, वही अंदर आएगा, ठीक है। इसीलिए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अंकित क्या नोट डाउन कर रहे हो? यहाँ से ना सब लोग एकदम साफ दिखते हो, सब लोग, तो 1 सेकंड का भी इधर उधर मतलब, और फिर जब हम क्वेश्चन पूछेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए हम क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं तो मेरा तो कोर्स बहुत जल्दी खिंच जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं यहीं का यहीं। इतना बोलने के बाद तो ये हाल है, रिवीजन नहीं हो रहा है, नहीं बोलेंगे तो सोचो क्या होगा। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, देखो लिखा हुआ है, टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ऑन आइदर साइड ऑफ इट। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट, वही सेम चीज़। देखो मैंने क्या बताया था वहाँ पे, बताया था ना कि मैनी मॉलिक्यूल्स नॉट रिक्वायर एनर्जी, बताया था ना अभी आगे, वही सेम चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। बताया था कि नहीं सविता बेटा, नहीं समझ में आ रहा है क्या? कितने लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हाथ खड़ा करें। हर्षित पूछेंगे भी। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, हाँ सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं जो पैसिव प्रोसेस होती है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर, इसका मतलब समझते हो? हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर मतलब कहीं पे मान लो जो है ऐसे है, इसका मिनट, कंसंट्रेशन मतलब समझते हो? सांद्रता, सांद्रता। डाइल्यूट को क्या कहते हैं हिंदी में? तन पता नहीं क्या कहते हैं, तनुल, क्या तनुलता, हाँ जो भी है, H2, ये ठीक है H2। तो ये कह रहा है कि न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू चले जाते हैं। जो मैंने बताया था ना यहाँ से, ये देखो ये इस तरीके से मैंने बताया था, सिंपल डिफ्यूज़न मतलब यहाँ से ऐसे डायरेक्टली ये चले गए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिन पर कोई चार्ज नहीं होता वो ऐसे आए और ऐसे चले गए, ठीक है। अलोंग द कंसंट्रेशन फ्रॉम द हाइयर कंसंट्रेशन, यहाँ इनकी कंसंट्रेशन हाइयर होगी और यहाँ लो होगी। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बस इतना समझाना चाह रही हूँ कि हाइयर कंसंट्रेशन क्या होती है और लोअर कंसंट्रेशन क्या होती है। तो कितने लोगों को यहाँ पे अब इस डायग्राम को देख के समझ में आ रहा है कि हाइयर कंसंट्रेशन क्या है, लोअर कंसंट्रेशन क्या है? पहले तो मुझे ये बता दो जल्दी से, जितने लोगों को समझ में आ रहा है वो हाथ खड़ा कर दें। हाँ वेरी गुड, हाँ बस सिंपल बात है। यहाँ कंसंट्रेशन मतलब कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा उस मॉलिक्यूल की अधिकता है, ठीक है, कितने ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मैंने H2 ऐसे ही ले लिया, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मतलब कि यहाँ पर कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे तो अंदर जाने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गया। क्लियर है इतनी बात? देखो लिखा है, देखो यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट, बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी हुई है। सिंपल डिफ्यूज़न पैसिव प्रोसेस, ठीक, सिंपल डिफ्यूज़न दिख रहा है? अरे भाई न्यूट्रल मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल पास इजीली, ठीक, इजीली पास हो गए। ये क्या है प्रोसेस? डिफ्यूज़न, इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। पैसिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, दिख रहा है ना? तो ये भी जब मूवमेंट हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हुआ तो इसको हमने क्या बोल दिया? पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। किसी भी एनर्जी की ज़रूरत होगी यहाँ पे? नहीं होगी। एनिमेशन में भी देख लो, ये दिख रहा है, एनिमेशन दिख रहा है। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अगर
वाटर का डिफ्यूज़न होता है क्रॉस द मेम्ब्रेन, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिख लीजिएगा जब आप लोग वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोलर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट। वो कौन से मॉलिक्यूल्स थे हमारे? नॉन पोलर, बताया था ना मैंने। एक चीज़ ये समझो, इससे पहले तुम लोगों को बायोमोलिक्यूल्स, ये जो पार्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो कैसा था? कैसा है ये अंदर वाला है? ये वाला, एक मिनट बता रहे हैं, ये वाला पार्ट कैसा है? नॉन पोलर है। ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो इजीली पास हो जाएंगे, छोटे मॉलिक्यूल जो होंगे वो पहली बार पास हो जाएंगे। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू पास हो गया हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब जिन पर चार्ज होगा, उनको किसकी ज़रूरत होगी? कैरियर प्रोटीन। मतलब ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है, ये हमारी कैरियर प्रोटीन की तरह भी काम करती हैं, ये हमारी आयन चैनल्स की तरह भी काम करती हैं। जब इतना तुम लोग को ब्रॉड में नहीं पढ़ना है, ये इस तरीके से होती हैं। आयन चैनल के फॉर्म में होंगी अगर, तो इस तरीके से इनका डायग्राम होगा। एक मिनट बना रहे हैं। आयन चैनल के फॉर्म में होंगी तो इस तरीके से होंगी। ठीक है, तो ये सारी क्या है? हमारी प्रोटीन्स हैं। तो ये यही कह रहा है कि पोलर मॉलिक्यूल को अंदर आने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? या तो कैरियर प्रोटीन की या तो आयन चैनल्स की। क्लियर है इतनी बात? तो पोलर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द। यहाँ पे लिखने वाली बात सिर्फ इतनी सी होगी जो आप लोग लिखेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल रिक्वायर क्या? कैरियर प्रोटीन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ। जो चीज़ समझ चुके होते हो उसको थोड़ा बहुत नोट डाउन किया करो। ठीक है, जितना, मतलब ये तो बहुत शॉर्ट। कैरियर प्रोटीन ऑफ मेम्ब्रेन फॉर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, बस फॉर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। इतनी बात क्लियर है? तेज से बोला तो तुम लोग को लगता है एनर्जी नहीं रहती है, एनर्जी लॉस हो जाती है क्या? ग्लूकोज पिया करो, टैंक पी लिया करो, है? Some ions are transported across the membrane through its carrier protein against their concentration gradient। वहाँ हायर टू लोअर बात हो रही थी पैसिव में, यहाँ पे क्या है? लोअर टू हायर जब हम भेजेंगे तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? तो वो काम कौन कराएगा? हमारा कैरियर प्रोटीन कराएगा। एनर्जी नीडेड होगी। क्लियर है इतनी बात? एटीपी हमारा जिंदाबाद। ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म है, तो एटीपी एज अ एनर्जी करेंसी यूज होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। क्लियर है? अभी जैसे आगे बताया था। ठीक, Such a transport is an energy-dependent process in which ATP is utilized is called active transport। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP
ATP। क्लियर इतनी बात? टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ molecule from lower to higher concentration across membrane। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, तुम लोग मेम्ब्रेन का फुल लिखना, ठीक है? क्लियर है इतनी बात? कोई कंफ्यूजन हो गया? देखिए बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर एनिमेशन। यहाँ पे देखिए येलो वाला, जस्ट अ मिनट। येलो वाला क्या है? ये हमारा सोडियम है, ठीक है? अब ये क्या है? हमारा पोटेशियम है। ये यहाँ पे क्या है? कम है, दिख रहा है ना? सोडियम क्या है? ज़्यादा है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब ये सेल के अंदर हो रहा है, ये सेल के बाहर का है, ठीक है? सोडियम क्या है? बाहर है। हाइयर कंसंट्रेशन में यहाँ क्या है? सोडियम है। लोअर कंसंट्रेशन में क्या है? पोटेशियम है। ये क्या है? हमारा कैरियर प्रोटीन है। पोटेशियम क्या हुआ? अंदर गया क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम कम था और सोडियम यहाँ पे क्या था? अब जब पोटेशियम अंदर गया तो देखिए सोडियम यहाँ पे बाहर आता जा रहा है ना? पोटेशियम अंदर गया और एटीपी देखिए हो रहा है कि नहीं? एटीपी टूटा, जैसे ही वो आ रहा है मॉलिक्यूल, ध्यान से देखो, पहले देखो इसे क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को। सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर कैसे ज़्यादा हो रही है, पोटेशियम की अंदर कैसे ज़्यादा हो रही है, और एटीपी टूट रहा है, ये भी देखो मैं बता रही हूँ। वो एडीपी, भाई एटीपी को तोड़ोगे तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट ही तो देगा, क्योंकि एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो एनर्जी प्रोवाइड हो गई। वो क्या रहा है कि जहाँ पे पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या है? बाहर कम है, तो जब वो अंदर जा रहा है तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लोअर कंसंट्रेशन टू हाइयर कंसंट्रेशन। ठीक दिख रहा है? देखो 2 मॉलिक्यूल्स अंदर गए, अब 3 मॉलिक्यूल्स एटीपी आया, एनर्जी दिया, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na को बाहर निकाल दिया। दिख रहा है? ये होता है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक, इसका एग्जाम्पल है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ये हमारी बॉडी में होता रहता है, इसीलिए कहते हैं सोडियम नमक देते रहना चाहिए। क्लियर है यहाँ से बात? एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्लियर हुआ सोनू? क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ये डायग्राम बहुत अच्छा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने उसमें। सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे हो गई। क्या लगा? एटीपी, जहाँ एटीपी आज आके एनर्जी दे रहा है, मतलब वो क्या है? हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो प्रोसेस बिना एटीपी के हो रही है, बिना किसी मॉलिक्यूल्स के जो है अंदर बाहर जाए वो हो रही है, मतलब एटीपी जहाँ पे भी एनर्जी नहीं लग रही है, वो क्या है? हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। इतनी बात क्लियर? ज़्यादा बढ़ गया क्या? इसका रिवीजन करा देते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है हमारे? सबसे पहले कहाँ ऑब्जर्व की गई थी? ह्यूमन के आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर गिवन बाय सिंगल निकोल्सन। ये तो रट गया होगा अभी तक, रट गया कि नहीं रट गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। पोलर हाइड्रोफिलिक ग्रुप जो होता है टुवर्ड्स कहाँ पाया जा रहा था? हमारा आउटसाइड, हाइड्रोफोबिक इनसाइड, ठीक है।
ऑल्सो कंटेन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। और जो हमारा इंटीग्रिन प्रोटीन होता है वो कहाँ होता है, बरीड इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। और पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पे पाया जाता है। लिपिड जो होता है क्वासी फ्लूइड इन नेचर होता है, ठीक है। इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, एक मिनट तो बताते हैं जरा सा। क्या हो गया इसमें? इसको कहते हैं लिपिड का लेटरल मूवमेंट, ठीक है, लेटरल मूवमेंट, ठीक है। लिपिड 3 टाइप के, इतना बस जानो, 3 टाइप के मूवमेंट्स शो करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है, पहले भी बताया था मैंने, ठीक है। लिपिड क्या करता है, शो करता है मूवमेंट, 3 टाइप के मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट और ट्रांसवर्स मूवमेंट, ठीक है। तुम लोग की बुक में लेटरल मूवमेंट है तो मतलब इस तरीके से इधर उधर जाता है, तो जब ये जाता है तो ये अपने साथ प्रोटीन का भी तो मूवमेंट करा सकता है ना, मूवमेंट कराता रहेगा। तो यही कहा गया है यहाँ पर, लिपिड का जो क्वासी फ्लूइडिक नेचर होता है वो क्या कराता है, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है? नहीं तो हाँ, मतलब नहीं है तो बोलो नहीं, और हाँ है तो बोलो हाँ, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। समझ में आया कि नहीं बताओ? नहीं, मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी लिपिड की मिलकर बनी हुई है, प्रोटीन की मिलकर बनी हुई है, ठीक है। फिर मैंने बहुत पहले बताया था कि लिपिड जो होता है वो फ्लूइडिटी मेंटेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो फ्लूइडिटी मेंटेन करने की वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इधर उधर वैसे 3 मूवमेंट्स शो करता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी बुक में सिर्फ लेटरल मूवमेंट दिया हुआ है। हम बता देते हैं अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि रोटेशनल और ट्रांसवर्स कैसे होता है। रोटेशनल मूवमेंट मतलब अपनी ही जगह रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। मेन यहाँ पे जो तुम्हें पढ़ना है वो क्या है, ये वाला मूवमेंट, ठीक है, इसकी वजह से। अब इसके बीच में तो प्रोटीन भी पाए जा रहे हैं ना, पाए जा रहे हैं, तो भाई जब लिपिड इधर उधर मूव करेगा तो क्या ये प्रोटीन को मूव नहीं कराएगा, कराएगा ना, अपने साथ इधर उधर लेके जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लिपिड के क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन भी होता है। क्लियर है अब? क्लियर। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, इसी वजह से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये हमें पता ही है। पैसिव ट्रांसपोर्ट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और डोंट रिक्वायर एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी और लोअर टू हायर कंसंट्रेशन एटीपी यूज़ करता है। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया सोडियम पोटेशियम पंप। इस स्लाइड को जरूर नोट कर लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक बात सभी को? अब बात आती है सेल वॉल की। सेल वॉल तो क्योंकि हमारा प्लांट में पाया जाता है और बैक्टीरिया में पाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे plant cells can be distinguished from animal cell by the presence of cell wall। ये तो सबको पता है। एक मिनट जरा बेटा समझ में आ रहा है? अनिता, गोविंद, टाइप इन द चैट बॉक्स।
was first observed by Robert Hooke 1665 in cork tissue of oak tree. यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, डेड सेल्स किसने देखी थी? सविता। लाइव सेल किसने देखी थी? अंकित। हाँ बता दो धीरे से, सुनाई पड़ गया। मेरे ना कान बहुत तेज हैं, उस कमरे में जाके बोलोगे ना तो भी सुनाई पड़ जाएगा। और आंखें चश्मा लगाते तो और तेज हो गई हैं। बहुत आराम से बोला एंटोनी वॉन लियोनोव, जाके उनके बगल एग्जाम में बैठ जाना। इन विच ट्री, वो वही चीज़ कि किस ट्री में रॉबर्ट हुक जी ने देखा था, तो ये तो आप लोगों को वेल नोन है, ओक ट्री में देखा था डेड सेल्स को। ठीक है, बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल्स बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और प्रोटेक्शन से, ये भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। सेल वॉल ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड एक्ट एज बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। जिस तरीके से हम लोग में, ह्यूमंस में क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ बैरियर वर्क करी थी, अब इनके पास एज अ बैरियर सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो क्या है? प्लांट के पास सेल वॉल है, तो वहाँ पे वो वर्क करेगी। एल्गी हैव सेल वॉल, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो है आपके नीट प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, एल्गी के पास जो सेल वॉल होती है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि प्लांट्स में जो मिलकर बनी होती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स। ठीक, ये आपको रटना पड़ेगा, जो रटना होगा तो बता देंगे, ये आपको रटना ही पड़ेगा। इसको नोट डाउन चाहिए तो ऐसे कर लीजिए। एल्गी की जो सेल वॉल है किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट्स की सेलुलोज, देखो सेलुलोज तो दोनों में कॉमन होगी। अब प्लांट से याद रखना कि सेलुलोज मेजर है तो हेमी सेलुलोज भी आ गया हमारा, इस तरीके से याद रहेगा। और पेक्टिन एंड प्रोटीन, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है बल्कि। प्रोटॉन लग रहा है, ठीक है आगे बढ़े। रिवर्स कर दो, वीडियो से नोट डाउन कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं, ख़त्म करना है हमको। ये नोट डाउन करने वाली चीज़ें वहाँ से नोट डाउन हो जाएंगी। यहाँ पे आपको पढ़ना है, क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बोलूँगी, बाकी तो वीडियो रहेगा ही। Primary wall gradually diminishes as the cell matures and secondary wall is formed. सेल वॉल के बारे में ये चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है जो मैं लिख रही हूँ। ठीक है, ऐसे नोट डाउन करिएगा। सेल वॉल सबसे फर्स्ट, पहला
आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेकेंड, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड करती है ये, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। थर्ड, रिजिड होती है, रिजिड। नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग इन नेचर होती है, नॉन लिविंग इन नेचर होती है। क्या हुआ आज? अब तुम कुछ भी नहीं वीडियो गए? ठीक है, कंपोजिशन मैंने लिखवा ही दिया, ठीक है। हाँ, हो गया। वैसे सही है, वीडियो से नोट डाउन करने में ये फ़ायदा है ना कि यहाँ का टाइम सेव होगा। वही चीज़ वीडियो में है तो नोट डाउन तो आप वहाँ से कर ही सकते हैं, यहाँ पे आप जितनी चीज़ें समझ सकते हैं वो समझिए, ठीक है। और चीज़ें भी जल्दी हो जाएंगी, जितनी जल्दी चीज़ें होंगी उतनी जल्दी रिवीजन होगा। वीडियो से नोट डाउन करने में ये फ़ायदा है। अब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं, थोड़ा बहुत नोट कर सकते हो, थोड़ा बहुत। नहीं नोट करना चाहते हो, वीडियो से नोट करना। Primary wall gradually diminishes as the cell matures and secondary wall is formed on the inner side of the cell। ठीक है, मतलब कि क्या कह रहा है? द सेल वॉल, सबसे पहली बात, सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल फॉर ग्रोथ। क्वेश्चन कैसे बन के आएगा कि विच वॉल इज कैपेबल फॉर ग्रोथ? प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, इस तरीके से बन के आएगा। तो पता होना चाहिए कौन सी ग्रोथ के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है, प्राइमरी वॉल। नेक्स्ट, प्राइमरी वॉल ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स एंड सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो प्राइमरी वॉल होती है, ठीक है, जो प्राइमरी वॉल होती है ये धीरे धीरे क्या होती है, डिमिनिशेस मतलब खत्म होने लगती है, ठीक है। एज द सेल, जैसे जैसे सेल क्या होती है, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ती है। और जो सेकेंडरी वॉल होती है वो फॉर्म होने लगती है टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल, ठीक है। इतनी बात क्लियर? सबसे पहले प्राइमरी सेल आई जिसने क्या कराया, ग्रोथ कराया। जैसे जैसे अब सेल मैच्योर हो रही है तो क्या हुआ, प्राइमरी वॉल डिमिनिश हो रही है और हमारी सेकेंडरी वॉल फॉर्म होती जा रही है टुवर्ड्स द प्लाज्मा टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? हटाना पड़ेगा, ये मैटर है, ये नोट डाउन कर लो तुम लोग, क्योंकि ये मुझे हटाना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। ये वाली स्लाइड नोट डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इरेज करेंगे ना, ठीक है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। द सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ठीक है, formed by addition of new cell wall material like lignin, suberin, pectin, cutin into cellulose interfibrillar spaces। मतलब कि यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लिखनी है, अब ये क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है उसमें कौन कौन से सेल वॉल के मटेरियल पाए जाते हैं। तो किससे मिलकर बना होता है ये हमारा, लिग्निन हो गया, सुबेरिन हो गया, पेक्टिन हो गया, क्यूटिन और सेलुलोज। इन जाइलम द सेकेंडरी वॉल एग्जिबिट्स अनथिकेंड, यानी कि थिन एरियाज कॉल्ड पिट्स टू सपोर्ट इंटरसेलुलर सपोर्ट। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकता है कि अगर जाइलम में जो सेकेंडरी वॉल है जिसमें कि इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी मदद से होता है, पिट्स की मदद से। इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट होता क्या है, कौन बता सकता है? मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरसेलुलर
एंड इंट्रा सेलुलर। बताइए बेटा, इंटर सेलुलर बताया था कि नहीं? मतलब मैंने इंटर और इंट्रा का मतलब समझाया था, याद हो रहा होगा अगर तुम लोग को। इंटर ब्रांच कंपटीशन, इंट्रा ब्रांच कंपटीशन से कुछ याद आ रहा है? याद आया कुछ? अरे भाई, इंटर मतलब हो गया कि हम कंपटीशन करा रहे हैं नीट और जेई वालों के बीच में, कि कोई भी नॉर्मल कंपटीशन है, ये नहीं कि नीट का और ऐसा, मतलब कोई नॉर्मल प्ले, मतलब क्रिकेट करा रहे हैं, ठीक है, नीट और जेई बैच के बीच में। लेकिन जब हम टेस्ट ले रहे हैं या फिर हम जब क्लास टेस्ट ले रहे हैं तो नीट वाले ही बच्चों का, मतलब तुम लोग का ही ले रहे हैं, तुम्हारी क्लास का ही ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो स्कोर आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इंट्रा कंपटीशन। वो इंटर कंपटीशन है, वो इंट्रा कंपटीशन। इंटर सेलुलर मतलब कि अलग अलग सेल्स के बीच में। इतनी बात क्लियर हुई? इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट मतलब कि अलग अलग सेल्स के बीच में जब ट्रांसपोर्ट करा रहा है जाइलम में, तो कौन करा रहा है? हमारा पिट्स। इतनी बात क्लियर है? सेल वॉल इन प्लांट्स दिख रहा है सर, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है ये। देखिए, प्राइमरी वॉल दिख रही है, दिख रही है, फिर ये सेकेंडरी वॉल, ठीक, और ये मिडिल लैमेला जो बीच में पाया जा रहा है, ये क्या है? हमारा मिडिल लैमेला, ठीक है। ये हमारी पूरी सेल है। देखिए सेल का अरेंजमेंट कैसे होता है, एक सेल, दूसरी सेल, दिख रहा है ना, एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हो गई हमारी, ये ब्लैक वाली प्राइमरी वॉल, ठीक है। ये क्या हो गई? हमारी सेकेंडरी वॉल। और इसके बीच में जो ये पाया जा रहा है, ये मिडिल लैमेला। देखिए क्वेश्चन भी है उस पर, व्हाट आर अनथिकेंड एरियाज इन जाइलम, और ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब इस पे दूसरा क्वेश्चन हम ऐसे बनाए कि व्हाट आर द अनथिकेंड एरियाज इन द जाइलम फॉर द इंटरसेलुलर सपोर्ट, तो पिट्स। क्लियर इतनी बात? द मिडिल लैमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है कि मिडिल लैमेला किससे मिलकर बना होता है? तो कैल्शियम पैक्टेट से। इसको नोट डाउन करिएगा। The middle lamella is the first formed layer of cell wall and develops from the cell plate during cell division. In a mature plant cell, the middle lamella is outermost layer of the cell. देख रहे थे ना वहाँ पे कि जो मिडिल लैमेला था वो बीच में पाया जा रहा था। तो सबसे पहली फॉर्म्ड लेयर ऑफ सेल वॉल क्या है? जो कि डेवलप होती है सेल प्लेट से ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन वो याद होगा ना, माइटोसिस, मेयोसिस, याद है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं? अभी पढ़ा है? याद है? कौन कौन कितने डिवीजन होते हैं, कितने फेजेस होते हैं उसमें? सविता, 3 फेजेस होते हैं। हम तो जनरल अभी सिर्फ माइटोसिस का पूछ रहे हैं। कौन कौन सी? वेरी गुड, वेरी गुड। एक को याद है बस केवल, बाकी तुम लोग सब भूल गए, ठीक। तो सेल डिवीजन के टाइम पे ये बनती है मैच्योर प्लांट सेल। जब प्लांट सेल मैच्योर होती है तो मिडिल लैमेला आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल बन जाती है। ये देखिए, इसको दिखाते हैं इस डायग्राम में। ये देखिए पिट्स जो मैंने बताया था ना, पोरस प्राइमरी सेल वॉल सेपरेट्स एडजेसेंट ट्रैकीड्स एंड वेसल एलिमेंट्स। यहाँ पे ये दिख रहे हैं ना पिट्स, इंटरसेलुलर सपोर्ट्स के लिए जो बताया था। ये स्केलेरन काइमा सेल, पेरेन काइमा सेल्स जो पाई जाती है हमारी। अब ये वाला डायग्राम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए बीच में क्या है? ये मिडिल लैमेला किससे मिलकर बना होता है?
किससे मिलकर बना? कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम, अब सब लोग बता देना। ये क्या हो गई हमारी इसके बीच में? प्राइमरी वॉल। ये क्या होती है? जैसे जैसे जो है सेल मैच्योर हो जाती है, क्या क्या होगी, ये क्या होती जाती है? डिमिनिश हो जाती है और हमारी इससे सेकेंडरी वॉल बन जाती है। ये दिख रही है ना, ये ग्रीन कलर की दिख रही है। और सेकेंडरी वॉल जो होती है वो S1 S2 S3 के फॉर्म में बनती है, मतलब ये इतनी लेयर्स के फॉर्म में बनती है। अब यहाँ से ये चीज़ समझो कि ये ल्यूमन हो गया हमारा, ये हमारा हो गया प्राइमरी, सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज मिडिल लैमेला। ये हमारी सेल डिवीज़न के ही टाइम पे बन गई है, समझ में आ रहा है? उसके बाद जो बनी वो प्राइमरी वॉल, जो कि डिमिनिश होती जाएगी और सेकेंडरी वॉल बना लेगी। सेकेंडरी वॉल कितने फॉर्म में पाई जा रही है? S1 S2 बाहर की तरफ, फिर उससे बाहर S3। क्लियर है इतनी बात? क्लियर? ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायग्राम है सेल वॉल का, ठीक है? इसको बनाना ही बनाना है, मैं इस पर टिक कर दे रही हूँ, क्योंकि इस होता क्या है, अक्सर बच्चा कंफ्यूज सेल वॉल में इनकी लेयर्स में ही होता है। वही सेम चीज़, मिडिल लैमेला इज composed of calcium pectate, the cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells. प्राइमरी लेयर और सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल कर लेना यहाँ पे, तुम्हें लेयर नहीं सही रहेगा। वॉल पहला डिफरेंस क्या हो सकता है? जो अभी पीछे देखा है, पहला डिफरेंस क्या हो सकता है? कुछ को रिलेट कर पा रहे हो? थोड़ा ऑनलाइन वाले बच्चों से भी पूछ लें, हमारे बच्चे कितना पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। हाँ बेटा, अनहिता, गोविंद, पहला डिफरेंस जो आपने देखा प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में, वो बताइए। अभी देखा था ना, आगे नहीं देखा? इसीलिए कहती हूँ हर टाइम जो है दिमाग एकदम खोल के चलना है। जो डायग्राम में बता रही थी ना, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग वहाँ पे लगाया होता, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो वहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या था प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में। सिंगल लेयर थी प्राइमरी वाली, सेकेंडरी वाली 3 लेयर्स में थी। पहला डिफरेंस हो गया कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? नोट डाउन कर लीजिए जिसको ये नोट डाउन करना है, क्योंकि यहाँ पे अभी तो मैं कर ही रही हूँ। यहाँ पे सिंगल लेयर यूजुअली 3 लेयर्ड। सेकेंड क्या है हमारा? थिन होती है ये, और ये थिकनिंग ऑफ सेल। थिकनिंग तो होती है, थिक सेल लिख भी, थिकनिंग इन सेल्स। थर्ड क्या हो गया? यंग प्लांट सेल, यंग प्लांट सेल, मैच्योर प्लांट सेल। दैट्स इट।
अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रांसफर्स बाय प्लाज्मोडेस्मेटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल। मतलब कि जैसे ये हमारी सेल नंबर 1 है, ये हमारी सेल नंबर 2। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं, हमारे गैप जंक्शंस जो होते हैं हमारे, इस तरीके से सेल नंबर 1 और सेल 2 होती है, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब सेल वॉल और जो मिडिल लैमेला होता है एक दूसरे की नेबरिंग सेल से ट्रांसवर्स्ड होता है, तो वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होता है। इतनी बात क्लियर है? क्लियर हो रही है? ज़्यादा गर्मी लग रही है? बहुत गर्मी है। क्लियर है? देखो हमको भी तो गर्मी लग रही है। इंटरेस्ट जगाते रहो, इंटरेस्ट नहीं ख़त्म होना चाहिए। गर्मी तो होगी। चलो यहाँ पे देखो, ये वैसे मैं बता चुकी हूँ, ये भी नोट डाउन कर लेना तुम लोग। अगर आगे नोट डाउन कर लेना तो कोई मतलब नहीं है। सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, देख चुके हम लोग। रिजिड इन स्ट्रक्चर होती है, देख चुके हम लोग। फॉर्म आउटर कवरिंग फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर फंजाई, प्लांट्स, बैक्टीरिया में भी होती है, ठीक है। प्रोवाइड सेफ टू द सेल, अब तक तो पता ही चल गया है, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। क्यों सविता, क्लियर है कि नहीं? अगर अब मैं थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद अगर तुम लोग से सेल वॉल में पूछूँ, सेल वॉल के बारे में पूछूँ तो कितना बता सकते हो? क्यों सोनू, सेल वॉल के बारे में कितना बता सकते हो 2 मिनट बाद? हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सेल वॉल फिनिश हो गया। अब मतलब सेल में ही है ये। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर कंसीडर्ड टुगेदर, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये नीट के प्रोस्पेक्टिव से भी, ठीक है। टुगेदर एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, ये ऐसे बहुत पहली क्लास याद होगी अगर आप लोगों को, तो मैंने कहा था मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? तो यूकैरियोट की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अब ये जो टॉपिक आपका शुरू हो रहा है वो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों कह रहे हैं हम इसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? क्योंकि इसमें जो ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं वो एक साथ कंसीडर्ड टुगेदर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। इनके जो फंक्शंस हैं, जो काम हैं, वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, ठीक। मान लो कि मैंने तुम लोग को एक प्रोजेक्ट दे दिया काम करने को, ठीक है। उसमें मैंने ये कह दिया कि तुम 3 लोग को साथ में काम करना है, ठीक है। तो तुम्हारे जो फंक्शंस हुए वो क्या तुम तीनों बिना एक साथ हुए वो काम कर सकते हो? कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस होंगे, तुम तीनों को एक साथ मिलके ख़त्म करना है वो काम, ठीक है। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? जिसमें कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स ये पाए जाते हैं, और ये एक साथ मिलके कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर फंक्शंस करते हैं, इसीलिए हम इनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है एंडो मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी हमारा प्रोटीन्स बन रही थी, ठीक है, राइबोसोम के साथ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम?
मुझे बताइए सेल, तुरंत। और ऑनलाइन वाले बच्चे भी आंसर करें। आंसर करो बेटा। ऑनलाइन में अनहिता, गोविंद, किसी को पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? टाइप इन द चैट बॉक्स। और आप लोग भी बताइए जल्दी से। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करता है, थोड़ा सा मैंने हिंट भी दे दिया। नहीं याद आ रहा है? बिल्कुल नहीं, रिवीजन नहीं चल रहा है आप लोगों का एकदम। बताओ तुम गाइड, तुम मत बता दो उन्हें कि बताओ, वो तो बता ही देगा, हमको पता है। तुम लोग को नहीं आता सेल? मतलब इस चीज़ को शायद मैंने कितनी बार क्लास में बता दिया है। मुझको लगता है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा होगा, मैंने शायद इस सेम चीज़ को मैंने 5 से 6 बार, तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने क्लास में रिपीट किया है, कि 5 से 6 से ज़्यादा ही बार रिपीट कर दिया होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ मैंने ये भी बताया था कि कोई भी सरफेस अगर उस पर कोई भी चीज़ आकर चिपक गई है तो वो रफ हो गई है, ठीक है। और कोई भी ऐसी सरफेस जिस पर कोई भी चीज़ नहीं पाई जा रही है, इट मीन्स कि वो स्मूथ सरफेस है, ठीक है। यहाँ से हमने कंक्लूज़न क्या निकाला, क्योंकि ये तो एक जनरल टर्म हो गया, यहाँ पे हमने कंक्लूज़न ये निकाला कि क्योंकि हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि उस पर राइबोसोम नहीं होंगे, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि उस पर राइबोसोम्स होंगे। तो जो वहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस हो रही, ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, इसीलिए मैंने कहा था एवरीथिंग इज़ कोऑर्डिनेटेड, हर चीज़ कोऑर्डिनेटेड है। कहीं पे भी अगर आप कुछ भी भूलते हुए चलेंगे, और रिवीजन अगर मस्ट है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो वो चीज़ें आपके लिए पाइलअप होंगी, आपके लिए दिक्कत करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे अपना सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, रिवीजन करा देंगे। आप कितना ले पाए ये आपकी गलती होगी, या फिर आप जो भी कहिए आपकी तरफ से फॉल्ट होगी, ठीक है। जो भी प्रोटीन बनेगी हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो ईआर के पास जाएगी, ईआर से गोल्जी के पास जाती मॉडिफिकेशन के लिए, फिर वैक्यूल के थ्रू अगर वो हमारे काम की होती है तो हमारी सेल यूज़ कर लेती है, और नहीं काम की होती है तो वो लाइसोसोम के पास भेजकर सेक्रीट करा दी जाती है या तो तोड़ दी जाती है। इसीलिए इनके फंक्शंस को कोऑर्डिनेट कहा गया कि ये फंक्शन कोऑर्डिनेट करते हैं, इसीलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है? आप बताइए, आप लोग अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो उससे किसकी प्रॉब्लम हो रही है बताइए? आप ही लोगों के लिए दिक्कत हो रही है ना। और ये अभी मान के चलिए कि अभी ये आपका जो है चैप्टर नंबर 2 चल रहा है ना। इसके बाद मतलब चीज़ें और स्पीड में होंगी, जितना शायद मैंने अभी तक इतनी बार रिवाइज कराया, 10 दिन की 15 दिन की छुट्टियाँ पड़ी, अगर आप नहीं रिवाइज कर रहे हो तो बेटा किसका फॉल्ट है? एंड यू हैव टू कंसर्न अबाउट दिस, राइट, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, इतने अच्छे से सारी चीज़ें दी जा रही हैं, देन इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे चीज़ें अच्छे से जब यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जब तो आप उसको कितना ग्रैस्प कर पाते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। 90% हम लोग दे रहे हैं, 10% आपको काम करना है, रोज़ रिवीजन करना है जाके, बस उतनी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी ना। अब हम आपकी जगह पे रिवीजन तो नहीं कर सकते, बताइए कर सकते हैं? नहीं ना, तब फिर रिवीजन क्यों नहीं हो रहा? रोज़ मेरे कहने के बाद भी कि रिवीजन नहीं हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड peroxisomes are not included in endomembrane system। ये भी मान लीजिए, यहाँ पे मैंने पूछ लिया endomembrane system, चलिए अभी आगे पूछूंगी, यहाँ पे नहीं पूछूंगी, यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, ये क्या होते हैं? यहाँ से आपको बस इतना नोट डाउन करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम नॉट इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम।
बिकॉज देयर फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद, बस इतना भी लिखेंगे तो काफ़ी है। आगे वाले से तो हमें पता है चल ही रहा है कि उनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, ये नहीं इंक्लूडेड है, मतलब इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? रिवीजन जरूरी है, ठीक है बेटा। सविता ऑनलाइन क्लासेस करी थी, समझ में आया था? रिवीजन इज मस्ट। और आप खुद सोचो ना, नीट के लिए कितने लोग सीरियस थे इसमें? नीट के लिए कौन सीरियस लोग हैं? सब लोग हो। अब बताओ बेटा, देखो हम लोग तुम लोग के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं, तो अब तुम लोग को है कि तुम लोग को उस चीज़ को कैसे लेना है। अब ऐसा तो नहीं है, अब मार भी नहीं सकते है ना, और मारना अच्छी बात भी नहीं है, समझा सकते हैं। तो अगर आपको चीज़ें रोज़ बताई जा रही हैं, बोली जा रही है, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। उसको देखो, वो बैकलॉग क्लास करने भी आ रहा था, तो थोड़ी सी चीज़ें उसकी इसीलिए यूज़ में है। तुम लोग ने छुट्टी में एकदम छुट्टी काटी है। चलो कोई नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए यहाँ पे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और इससे सटा हुआ क्या पाया जा रहा है हमारा? न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से दिख रहा है, ये पूरा पिंक वाला। और ये देखिए इस पर राइबोसोम छोटे 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 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है कहीं इस पर क्या कहते हैं, राइबोसोम नहीं दिख रहा है ना? अब बताइए, इतने अच्छे से समझाया जा रहा है इमेज से, तो हम लोग को हमेशा याद रहना चाहिए कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स देयर इज नो राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स देयर इज राइबोसोम। और न्यूक्लियस में, अब जैसे मैं आगे कहीं भी ये क्वेश्चन पूछ लूँ कि न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है कि सिंगल मेम्ब्रेन, पूछ सकती हूँ। तो यहाँ पे इस पूरे डायग्राम को देखने के बाद आपको ये ओवरव्यू और सारी चीज़ें अंदाज़ा और याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एक एक चीज़, एक एक स्लाइड, एक एक बातें इम्पॉर्टेंट हैं। K.R. Porter first coined the term endoplasmic reticulum to describe thread-like structure in the cell. The studies of eukaryotic cells reveal the presence of reticulum of tiny tubular structures scattered in cytoplasm called ER divides the intercellular space. देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको बस इतना लिखना है कि आप लिखेंगे K.R. Porter 1953 coined the term, इसके बारे में ऐसे लिखेंगे, coined the term एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। द स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ, अब यहाँ से आपको क्या लिखना है, रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, बस यहाँ से रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म इज ER, ठीक, मतलब कि रेटिकुलम, क्या हुआ बेटा, तबीयत नहीं सही है क्या है, गर्मी? रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर scatter in cytoplasm is ER, ठीक है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, ER डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू, ER हैज़ 2 कंपार्टमेंट्स, बस इतना लिखना है, ER हैज़ 2 कंपार्टमेंट्स, ER has 2 क्या हो, ER has 2 compartments, फर्स्ट ल्यूमिनल, मतलब कि ER के अंदर के सब तरफ, ठीक है। समझ में आ रहा है अंकित? यस मैम कर दे तो तुम बस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया हो तो हमको बहुत अच्छा लगा करे। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है, मतलब ल्यूमिनल मतलब
अंदर के साइड, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब साइटोप्लाज्म के साइड। क्लियर है? देखिए न्यूक्लियस, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर और ज़्यादा एलैबोरेट करके दिखाया गया है यहाँ पे। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, पर्पल वाला दिख रहा है ना। दिख रहा है पर्पल न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं इस पे। सिस्टर्नी के फॉर्म में ये जो हमारा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पाया जाता है इस तरीके का। देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोल रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सेल बताओ बेटा, व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बताओ बताओ बताओ, व्हाई वी आर कॉलिंग इट? और सामने दिख भी रहा है। कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा कर दो, बताओ बेटा। सेल क्यों नहीं समझ में आ रहा है? समझ मतलब इसमें ऐसा क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, इसके पहले वाले डायग्राम में बताया। क्या चीज़ आपको नहीं क्लियर है? ये ब्लैक ब्लैक कलर के, ये देखिए कि इस पे राइबोसोम है, इस पे नहीं पाए जा रहे हैं। ये देखिए कहाँ पाए जा रहे हैं? नहीं पाए जा रहे हैं। तो ये तो सामने दिख रहा है। स्मूथ, स्मूथ मतलब साफ साफ, रफ मतलब उस पर एंडोप्लाज्म वो राइबोसोम लगे हुए हैं। बहुत ही आसान सी बात है, ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए सही से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वही सेम चीज़, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब हम पढ़ते हैं इसको बहुत ध्यान से कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके का, इसको हम क्या बोल रहे हैं? सिस्टर्नी। ठीक है, ये तो न्यूक्लियर पोर है जो न्यूक्लियर इनवेलप पे लगा हुआ है। ये जो डार्क वाला ब्लू दिख रहा है, डार्क वाला ब्लू, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियर की जो लेयर होती है, न्यूक्लियस की जो लेयर होती है, न्यूक्लियर इनवेलप बोलते हैं उसको। और ये देखिए न्यूक्लियर पोर होता है, ठीक है, इसके बीच में। ठीक, ये सिस्टर्नी स्पेस हो गई। ठीक, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगेन। इतने अच्छे से डायग्राम है। अभी इसके बाद तो आप लोगों को रट जाना चाहिए एकदम से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? देखिए फिर से वही, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग, यहाँ पे मैं आप लोग ऐसे नोट डाउन करिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस, डैश लगा के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ER ऐसे करिएगा, राइबोसोम on surface, ribosome on surface, RER. Done है? RER is extensive and continuous with outer. Second point क्या हो गया? RER continuous with outer membrane of nucleus. That's it. RER is frequently observed in the cells actively, very important. सबसे ज़्यादा important point इसका कि RER प्रोटीन सिंथेसिस और सेक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। RER थर्ड पॉइंट, RER involve in प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। इस पे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। एंड सेक्रीशन। डन है इतना? क्लियर है इतनी बात? सेल तुम नोट डाउन करते रहा करो, जितना नोट डाउन कर पाया करो यहाँ पे। सेल ठीक है, पहले समझो ध्यान से और चीज़ें जाके आज रिवाइज कर लेना, क्योंकि तुम्हारा रिवीजन बिल्कुल नहीं हुआ, हमको देख के लग रहा है।
रिवीजन हुआ होता तो मैंने राइबोसोम बढ़ाया था, वहीं पे RER क्लियर होता, और अभी तो बताया है, तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लो। अब इसमें कुछ समझाने वाली बात है, वही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ब्लैक 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 वाले देखिए राइबोसोम है, दिख रहा है ना, सॉरी, क्यों अंकित, समझ में आ रहा है बेटा ये? इसमें तो अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आई थिंक भाई। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर ये देखो ना, सेल, राइबोसोम्स, ब्लैक ब्लैक स्पॉट। अब ये नहीं कि राइबोसोम ब्लैक होते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के लिए काम करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करते हैं विद द हेल्प ऑफ AR। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, बस सीधी बात, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एब्सेंट, डन, कुछ करना ही नहीं है इसमें, राइबोसोम एब्सेंट, द SER इज मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, मेजर साइट फॉर, ये क्वेश्चन डायरेक्टली नीट में बनेंगे, फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ठीक है। रफ ER क्या करा रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करा रहा है, जो है हमारा स्मूथ ER, लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। कोई कंफ्यूजन कोई? सविता, in animal cells lipid like steroidal hormones are synthesized in SER, मतलब कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनिमल सेल्स में स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स सिंथेसाइज बाय SER। एक एक स्लाइड ध्यान से देखिए, अभी इसी से क्वेश्चन आगे बन जाएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब क्या इसमें इसको समझा सकती हो सेल? अब समझा सकती हो मुझे? एक सेकंड में बोलो बेटा, जो कुछ गलत सही कुछ बोलो तो पता चलेगा। देखो भाई, यहाँ पे राइबोसोम नहीं बता पाया जा रहा है, बस स्मूथ है इसलिए, बस इतना ही तो बताना है, समझ रहे हो, और कुछ इसमें बताना ही नहीं है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, वही सेम चीज़ दी हुई है। ग्राफिकल फॉर्म में मैंने इसलिए बना दिया है कि आगे की जितनी चीज़ें वो उसमें समराइज है, ठीक है, समझ में आ रहा है। कैमलियो गोल्जी जी, हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया हमने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या है? गोल्जी एपरेटस। अनीता बेटा समझ में आ रहा है? टाइम ठीक है बेटा, फिर अब कल मिलते हैं क्लास में, ठीक है।